दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 7 समुद्र की गतियाँ। इस अध्याय में आप जानेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तरंगे और ज्वार भाटा क्या हैं, ज्वार भाटा से कौन कौन से लाभ होते हैं, महासागरीय जलधाराएं और प्रमुख महासागरीय जलधाराएं कौन सी हैं, जलधाराओं का तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है और सुनामी के बारे में। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 7 समुद्र की गतियाँ। दोस्तों आप जान लीजिए पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% स्थल भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी पर लगभग 31% भाग जल और 29% भाग स्थल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, यानी खारे जल के रूप में। और महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवण यानी नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी या जल संकट का अनुभव करते हैं। और आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए जो अभी अभी आपने पढ़ा है कि दोस्तों पृथ्वी पर जो है जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं जल की अधिक उपलब्धता के कारण। लेकिन जो जल है वो समुद्रों में पाया जाता है खारे जल के रूप में। लेकिन संसार में केवल 0.03% पीने योग्य अलवण जल या मीठा जल पाया जाता है। यहाँ पर इस ग्लोब के माध्यम से आप विश्व के महासागरों के बारे में देख सकते हैं। देखिए ये प्रशांत महासागर है। जब गोलाई में अगर जो देखेंगे तो ये पूरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ये आप देख लीजिए प्रमुख महासागर हैं। और जो जल है देखिए बहुत अधिक बड़े भाग पर ये जो पृथ्वी का बहुत अधिक भाग जल के रूप में पाया जाता है। स्थल खंडों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्थल खंड जो ग्रीन भाग में दिखाए गए हैं वो हमारे महाद्वीप हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंक कर देखा है कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करते हैं और ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की ये गति जो है ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। ये गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। और महासागरीय जल की इसी गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं तरंगें यानी वेव्स के बारे में कि तरंग क्या होती है। तो दोस्तों समुद्र में जो तरंगों का जन्म होता है वो कई कारणों से होता है, लेकिन इसमें पवन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं और जल की सतह से टकराकर पवन उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती है, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है और इन्हें तरंग कहते हैं। और मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे जो हैं ये उग्र हो सकती हैं यानी ऊंची हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ जो उठने वाली तरंगे होती हैं इनसे तटीय क्षेत्रों में अपार जनधन की हानि होती है और इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है, यानी तटीय क्षेत्र के लोगों को सतर्क किया जाता है। और आप सोचिए कि जब ऊंची तरंगे तट से टकराती हैं तो क्या होता होगा। तो ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को फिर से समुद्र में खींच ले जाती हैं जब ये ऊंची लहरें टकराती हैं और तटीय क्षेत्रों पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं।
अब आइए जानते हैं ज्वार भाटा यानी टाइड्स के बारे में। तो दोस्तों, समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य जो है ये पृथ्वी चंद्रमा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ये आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके होते हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यानी ज्वार सागरी जल जब ऊपर आता है यानी तट की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब सागरी जल नीचे सागर की ओर लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में ज्वार और भाटा को दर्शाया गया है। दोस्तों, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए इस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। देखिए, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सबका सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिनको दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और ये स्थिति महीने में 2 बार पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है, और ये स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है। ज्वार भाटा से लाभ भी होते हैं। तो इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने, नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाह या पत्तनों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके कारण माल उतारने और चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ जो है गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से पृथ्वी नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारीय बोर कहते हैं, और इससे जलयान ज्वार नद मुख पत्तनों तक पहुंच जाते हैं। भारत के कुछ पत्तन तो ज्वार भाटा पर ही निर्भर हैं। गुजरात का कांडला और पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसे ही पत्तन हैं जिन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो उच्चतम ज्वार होता है। अब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होते हैं तो भाटा की स्थिति होती है। दोस्तों, कुछ और तथ्यों को भी जान लीजिए कि संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और संघाई नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। इनकी स्थिति आप एटलस से जो है जानने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहा ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियाँ, घोंघे, मछलियाँ आदि तट तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। और ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा और जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ज्वार भाटा के बाद आइए महासागरीय जलधाराएं यानी ओशनिक करंट के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं और इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है और इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि महासागरों में जो धाराओं की उत्पत्ति होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो इसमें पृथ्वी का घूर्णन, जल का तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण जल धाराएं जो है गतिमान होती हैं। दोस्तों, महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा।
गर्म जलधारा क्या है? तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा यानी गर्म क्षेत्र से ध्रुवों यानी ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं, उनका जल गर्म होता है, इसलिए उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। इस प्रकार ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों यानी ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, उनके जल का तापमान कम होता है, इसलिए उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। और आप मानचित्र में देखिएगा कि गर्म जलधारा लाल रंग से और ठंडी जलधारा को नीले रंग से दर्शाया गया है। आइए विश्व की कुछ प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के बारे में जान लेते हैं। पहला है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है, याद करना पड़ेगा। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। इस गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट सर्दियों में भी जमने नहीं पाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में, विश्व के मानचित्र में दोस्तों, महासागरीय धाराओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए जो धाराएं विषुवत रेखा से जो है ध्रुवों की ओर गति करती हैं, इसमें कौन कौन सी धाराएं प्रमुख हैं आप देख लीजिए। आप इस चित्र को देखकर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने चर्चा किया है कि जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। इसमें गर्म जलधाराओं में उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राज़ीलियन जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं हैं। इसके अलावा ठंडी जलधाराओं में लेब्राडोर, फाकलैंड, बेंगुला और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधाराएं ये ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म जलधाराओं में देखिए हिंद महासागर में अगुलहास जलधारा, ये भी जो है गर्म जलधारा है। तो इस प्रकार से जो जलधाराएं हैं वो महत्वपूर्ण जलधाराएं ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं। हमने गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा लेब्राडोर की धारा के बारे में जानते हैं। दोस्तों लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और ये आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है। ये कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट या किनारे से बहती है, इसलिए इसे लेब्राडोर जलधारा के नाम से जाना जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड या आइसबर्ग दोस्तों ये न्यू फाउंडलैंड तक आते हैं। और आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होते होगी ये आप जान लीजिए। तो आइसबर्ग जो है ये जो है बर्फ के ग्लेशियरों से टूटने वाले भाग होते हैं। क्यूरोशियो जलधारा, तो दोस्तों प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं जो हैं किस दिशा में बहती हैं मानचित्र में देखकर बताना है। तो विषुवतीय और जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं, उत्तरी विषुवतीय जलधारा उत्तर की ओर और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो है दक्षिण की ओर बहती है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोशियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है और जापान तट के पास, देखिए जापान तट के पास जो है ये क्यूरोशियो जलधारा पछुआ पवन के प्रवाह में आकर पूरब की ओर मुड़ जाती है और ये जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है और एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। यहाँ पर इसे कैलिफोर्निया जलधारा कहते हैं। और आप जान लीजिए क्यूराइल जलधारा के बारे में। तो क्यूराइल जलधारा दोस्तों आप जान लीजिए आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी जलधारा है और इसकी तुलना अटलांटिक महासागर से लेब्राडोर जलधारा से की जा सकती है। जब ये क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से मिलती है तो यहाँ पर कोहरा पड़ता है जो जलयानों के लिए हानिकारक होती है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें मिलती हैं जिसे मछलियाँ खाती हैं और इसी कारण ये जो क्षेत्र होता है वो मत्स्य उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानना है दोस्तों कि जलधाराएं या जो स्ट्रीम्स होती हैं इनका तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों समुद्री जलधाराओं का सबसे अधिक प्रभाव तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। ये जिन तटीय क्षेत्रों से होकर बहती हैं अपने स्वभाव यानी गर्म या ठंडी के अनुसार वहाँ के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये प्रभाव लाभप्रद और हानिप्रद दोनों तरह के होते हैं। जैसे गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं और इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं जिससे वहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं।
दोस्तों गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह जमने नहीं पाते हैं, साल भर खुले रहते हैं। जैसे यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। तीसरा है कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का ये मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है। यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है, जो मछलियों का भोजन है, और ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड यानी आइसबर्ग बहते रहते हैं, जिनसे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त होकर डूब सकते हैं। तो यहाँ पर आइसबर्ग को आप देख सकते हैं दोस्तों, आइसबर्ग का जितना हिस्सा ऊपर दिखता है उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा यानी 9/10वां हिस्सा दोस्तों वो जल के अंदर रहता है, और आप अंदाज या अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। अब आइए सुनामी के बारे में जानते हैं। दोस्तों महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं और इनका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना है कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से बहुत अधिक क्षति या नुकसान हुआ था। अब आइए जानते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ पर समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है, ये काफ़ी ऊबड़-खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयाँ और विशाल मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है उसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त कहते हैं। इनके अलावा और भी अनेक आकृतियाँ मिलती हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयाँ, मैदान आदि। और देखिए पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं डू यू नो कॉलम के अंतर्गत, यानी क्या आप जानते हैं। तो देखिए विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताज़े पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों और नदियों में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों और समुद्रों में, भू सतह के ऊपर या भूमि की सतह के नीचे हो, कभी रुका नहीं रहता। जल द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता रहता है, जिसे वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रति हजार होता है। और तुर्की की वान झील है, याद रखिएगा, जो विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवास्कोशिया में फंडी की खाड़ी में आता है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद आइए शब्दावली या टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। आइसबर्ग किसे कहते हैं? तो सागर में तैरता हुआ बर्फ का विशाल खंड आइसबर्ग कहलाता है। ज्वार भाटा तो समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरीय जलधाराएं तो महासागर की सतह पर एक निश्चित दिशा में चलने वाली जल सरिताओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। अंत में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है तरंगे कैसे बनती हैं? तो समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारण से होता है, लेकिन इसमें पवन सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं, और जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, उन्हें ही तरंग कहते हैं। ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरीय जल के नीचे गिरकर महासागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण गतियों का परिणाम होता है। तीसरा प्रश्न है महासागर जल की गतियों के नाम लिखिए। तो लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं और सुनामी ये महासागरीय जल की गतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो क्यूराइल जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, उत्तरी विषुवतीय रेखी धारा और दक्षिणी विषुवतीय रेखी धारा तथा पेरू की धारा ये प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। तो लेब्राडोर, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और ब्राज़ील की धारा ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सुनामी क्या है और ये तरंग से किस प्रकार भिन्न होती है?
तो सुनामी महासागरीय जल की एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकाली लहरें। जल की सतह से टकराकर पौने उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंग कहते हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से उत्पन्न होती हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पर अंतर स्पष्ट करिए तरंग और ज्वार भाटा में। तो तरंग समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। लेकिन ज्वार भाटा समुद्र के ऊपर उठते हुए जल को ज्वार और नीचे लौटते हुए जल को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की जो है आकर्षण शक्तियों पर निर्भर करता है। गर्म और ठंडी धारा क्या है? तो गर्म धारा ये भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र या गर्म क्षेत्र से ध्रुवों की ओर यानी गर्म से ठंडे की ओर चलती हैं। इनका जल गर्म होता है। ठंडी धारा ये धाराएं ध्रुवों या ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा से गर्म क्षेत्र की ओर यानी भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली धाराएं ठंडी धाराएं कहलाती हैं। इनका जल ठंडा होता है। धारा और प्रवाह में क्या अंतर होता है? तो धारा महासागरीय जल का कम चौड़ा और तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं और इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रवाह यानी ये जो प्रवाह क्या है? तो महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। इनकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कारण बताइए समुद्र का जल खारा होता है। तो महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। तो पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान एक सीध में होते हैं, जिससे सूर्य का चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर सर्वाधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले क्यों रहते हैं? तो गर्म जलधाराओं के कारण ये बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ मछलियों के आहार या भोजन का मुख्य जो अवयव है प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सही विकल्प की पहचान करिए। तो यहाँ पर आप देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और मीठे जल का संबंध किससे है? तो नदी से जो है मीठे जल का संबंध है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये था। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 7 समुद्र की गतियाँ। इस अध्याय में हमने पृथ्वी के कितने भाग पर जल है इसको जाना, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसके अलावा तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय जलधाराओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। और यहाँ से लगभग प्रश्न हर परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड में आते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।